हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसे कि बच्चों, हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे पास है सेट नंबर 1 और प्रश्न पत्र कोड संख्या 59/1/1 है। ठीक है, तो फटाफट से इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और थोड़े थ्योरी क्वेश्चन भी देखेंगे, मैप समझेंगे, कार्टून को समझने की कोशिश करेंगे। फटाफट से ये सारी चीजें देख लेते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं और सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रश्न संख्या फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। मिखाइल गोर्बाचेव डैश। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, रूस के साम्यवादी दल के संस्थापक थे, पश्चिमी यूरोपीय देशों के एक नेता थे, या फिर सोवियत संघ में सुधारों का विरोध करने वाले एक नेता थे। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और जिसने सोवियत संघ में सुधार को लाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे प्रश्न में हमारे सामने है, हमारा जो सेकंड प्रश्न है वो कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। अरब स्प्रिंग एक डैश। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग एक राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, या फिर सांस्कृतिक आंदोलन है, या फिर एक पर्यावरणीय आंदोलन है। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, सांस्कृतिक आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण आंदोलन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और सामाजिक आंदोलन तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक आंदोलन। अरब स्प्रिंग एक घटना है जो कि अरब प्रदेश में घटी थी राजनीतिक आंदोलन के रूप में। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने का काम करती है? तो देखो, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने का काम कौन करता है? सिर्फ एक संगठन करता है, यूएन। ठीक है, पर यहाँ पर यूएन का मानवाधिकार आयोग है, ये नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आसियान, या फिर एशियन एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 सदस्य स्थायी है और 10 सदस्य अस्थायी हैं। ये इस संगठन को, ये किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ठीक है, वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक खतरा है, महामारी भी एक खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी एक खतरा है, और बढ़ती हुई कीमतें जो है ये किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती कीमतें। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण के बारे में सही है? ठीक है, तो पर्यावरण की चिंताएं वैश्विक राजनीति का अंग है, ये बात सही है। पर्यावरण पर एक सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये बात भी सही है। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरणीय कार्यक्रमों का संचालन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया है। ठीक है, तो ये भी बात सही है आपका। सॉरी, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है यूएनएफसीसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था, ये सही है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है, बाकी सारे सही है। तो जिसमें तीसरा नहीं होगा वो सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अपने छठे प्रश्न में देख लेते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मुख्य कारण है? वैश्वीकरण का सबसे मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करना नहीं, विश्व बैंक, नई प्रौद्योगिकी का विकास करना, ये है। नई टेक्नोलॉजी का जो विकास किया जाता है,
ठीक है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना करना नहीं होता। भारत और चीन में अर्थव्यवस्था का उत्थान नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये मेजर कारण नहीं है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों वाले समूह चुनिए। पूर्वोत्तर राज्य, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, क्या ये होगा? असम, त्रिपुरा, नागालैंड ये होगा। झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड नहीं, ये नहीं होगा। या फिर मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, या ये होगा। देखो इसमें महाराष्ट्र आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें उत्तराखंड आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर आपका छत्तीसगढ़ आ गया तो ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो कह रहा है कि वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को डैश की नीति के रूप में अपनाया है। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को किस रूप में अपनाया है? नियोजित विकास में, समाजवाद में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर औद्योगिकरण में? तो देखो औद्योगिकरण का इसका कोई लेना देना नहीं है, भारत समाजवाद को फॉलो नहीं करता, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर है और नियोजित विकास भी है। और यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहा है तो ये नियोजित विकास पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की बात करें, 1994 में विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किसने किया था? रेल हड़ताल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, या फिर मोरारजी देसाई। तो बच्चों रेल हड़ताल का जो नेतृत्व है वो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था 1974 में। ठीक है, जब आप आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये कटिंग आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली घुसपैठ के भेजे, ये तो 1948 की बात है। ठीक है, 1948 की बात है। और शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आजम बने, ये भी 1948 की बात है। ठीक है, पंजाब समझौते पर लोंगेवाला और राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए, ये तो 1986 की बात है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत थी, ये तो भारत की आज़ादी के समय ही हुआ 1947। तो सबसे पहले फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड आएगा और लास्ट में थर्ड आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फोर्थ फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी? तो देखो आर्थिक सुधार की बात करें तो ये 1991 में हुआ था। ठीक है, तो 1991 में कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के? इंदिरा गांधी 1984 में डेथ हो जाती है, राजीव गांधी 1989 में इनकी डेथ हो जाती है, मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इंद्र कुमार गुजराल एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, प्रश्न संख्या 12 की तरफ आ गए। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि अभिकथन है, कारण है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। और अभिकथन की बात करें तो मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग को नियुक्त किया था, ये बात सही है। और कारण है कि आयोग को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के कांडों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, ये बात भी एकदम सही है। तो दोनों ही चीजें सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, देखो आसियान सैनिक के किन्हीं दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न है, सारे इजी प्रश्न ही आप देख लीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आप कीजिएगा अपने खाली समय में बैठकर। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नए प्रश्नों को देख लेते हैं। यूनिसेफ वगैरह पूछा है, अपने दैनिक जीवन पर वैश्वीकरण का 2 प्रभाव बताइए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, भारत इजराइल संबंधों के बारे में बताइए, गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए 4 कदमों के बारे में बताइए। 24वां प्रश्न कर लेते हैं, ये पूरा पैराग्राफ कह रहा था, पैराग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है? पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश हैगा, मेघालय हैगा, त्रिपुरा भी हैगा, पर उत्तराखंड जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है।
ठीक है। सेकंड की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? असम उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, नागालैंड भी नहीं हुआ, सिक्किम भी नहीं हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रभावित अरुणाचल प्रदेश हुआ है। थर्ड की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में गठित किया गया था? तो नागालैंड का गठन बाद में हुआ है, असम का गठन बाद में हुआ है, सिक्किम का गठन भी बाद में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आंतरिक मतभेदों के कारण विघटित हुआ था? स्वतंत्र पार्टी नहीं हुई थी, कांग्रेस पार्टी नहीं हुई थी, जनसंघ भी नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो भागों में बंटकर एक दो पार्टियां बन गई थी। 25वें प्रश्न की बात करें तो भारत के एक मानचित्र दिया हुआ है, 4 राज्यों पर ABCD दिखाया गया है। ठीक है, हमें दी गई जानकारी के आधार पर शास्त्र केंद्रों की पहचान करनी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके नाम का प्रयोग करना है। ठीक है, क्रम संख्या मानचित्र में दिया गया है, इससे संबंधित तालिका को भी भरना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट, मैंने इसको ऑलरेडी भर दिया है, पर मैं आपको क्वेश्चंस के साथ इसे बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे। और कह रहा है कि वह राज्य जिसका मंडल आयोग के अध्यक्ष VP मंडल का संबंध था। तो VP मंडल बिहार से थे। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो बी ऑप्शन पे बिहार दे रखा है आपको, ये रहा बिहार, ये बिहार है बी ऑप्शन पे। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वह राज्य जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सरकार बनाई थी। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये डी है, अक्षर डी है, और उत्तर प्रदेश राज्य था जहां पर इन्होंने अपनी पहली सरकार बनाई थी। ये उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात कर रहा है तो कह रहा है कि वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसका गठन 2019 में किया गया। तो 2019 में किसका किया गया? 2019 में जम्मू कश्मीर का गठन किया गया, जिसको ए अक्षर से मैप में दिखाया गया है। ठीक है। और कह रहा है कि वह राज्य जहाँ द्रविड़ मुनेत्र कशगम राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, तो उसे सी अक्षर से दिखाया गया और राज्य है तमिलनाडु। यहाँ आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर सी अक्षर से दिखाया गया है और राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो इस तरीके से आपको कुछ मैप भरना है। ठीक है, और काफ़ी इजी मैप आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे कर लीजिए। ठीक है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए पर क्वेश्चन कुछ अलग है, तो आप देख लीजिए। मैं बता देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक नेता स्वर्गीय काशीराम थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष VP मंडल भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित थे। और 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का गठन किया गया। ठीक है, ये नीचे कार्टून दे रखा है। ये कार्टून श्रीलंका से संबंधित है, जहाँ पर ये लिट्टे को दर्शाता है और ये सिल्ली को दर्शाता है और ये वहाँ की सरकार को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है कि दाईं ओर बैठा बाघ कौन से संगठन को दर्शा रहा है? ये जो बाघ है किसको दर्शा रहा है? ये LTTE को दर्शा रहा है, लिट्टे को दर्शा रहा है। और लिट्टे की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1983 के बाद श्रीलंका में जो संघर्ष उभरा, निम्नलिखित में से किस पर आधारित संघर्ष था वो? सरकार द्वारा राजनीतिक पार्टियों के बीच भेदभाव, सरकार द्वारा दो समुदायों के बीच भेदभाव, सरकार द्वारा दो क्षेत्रों के बीच में भेदभाव, या सरकार द्वारा दो धर्मों के बीच में भेदभाव। तो श्रीलंका में संघर्ष के बारे में यहाँ पर ये बताया कि इनमें से कौन सा भेदभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा दो समुदायों के बीच में भेदभाव किया गया। थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न में कह रहा है कि श्रीलंका में संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट दे रखा है कि भारत इस समस्या से दूर रहा और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से समस्या हल करने को कहा। भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और समस्या के समाधान में शामिल हो गया। संघर्ष के दौरान भारत ने श्रीलंका के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। ठीक है, तो इनमें से अगर सबसे सही कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही कथन है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था और समस्या के समाधान में शामिल हुआ था।
चौथे की बात कर रहा है तो चौथे में कह रहा है कि कार्टून क्या संदेश देता है। कहता है श्रीलंका की सरकार परस्पर विरोधी गुटों के बीच में संतुलन बनाने में सफल रही। दोनों गुट सरकार के विरोधी थे। सरकार ने दोनों समुदायों के साथ समान व्यवहार किया। परस्पर विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार ने दोनों ही गुटों के बीच में संतुलन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, यह दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न है। श्रीलंका में संघर्ष दो समुदायों के बीच का था। ठीक है, आगे बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो 1989 में भारत ने श्रीलंका में अपनी सेना भेजी, जिसे किस नाम से जाना जाता था। इसे भारतीय शांति सेना कहा गया। ठीक है, भारतीय शांति सेना कहा गया। श्रीलंका की सेना के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के समूह का क्या नाम था। इसका नाम लिट्टे था। ठीक है, LTTE इसका नाम था। संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये 27वां प्रश्न आ जाता है। 27वां 28वां आप प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। 29वां प्रश्न और 30वां प्रश्न। ठीक है, और इस तरीके से ही पूरी वीडियो खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की और वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।